2019 से भी ज़्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। उस क्षेत्र में मांस मंदिरा की दुकानें हो अच्छा नहीं है। मैं सीएम साहब के उस बयान का समर्थन करती हूँ। 12 में तो मैं विधायक ही थी और ऐसा व्यक्ति यहाँ का प्रभारी था जिससे इस कुंभ से लेना देना नहीं था। होता तो 4,67,000 वोट नहीं मिलता मुझे। कुछ स्वार्थी लोग होते हैं हर समाज में, हर पार्टी में, हर दल में होते हैं। देखिए, धार्मिक उन्माद नहीं है, इसको उन्माद नहीं कह सकते। कोर्ट के न्यायालय के आधार पर वहाँ सर्वे टीम गई थी और 12 में भी सरकार थी जब कुंभ पड़ा था, लेकिन अखिलेश जी की हिम्मत नहीं पड़ी थी कुंभ में जाकर स्नान कर लें। स्नान करने प्रियंका गांधी और अखिलेश कब आए? जब 19 में योगी जी की व्यवस्था अच्छी हो गई। सनातन समस्या है कि समाधान है? क्योंकि कई अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम भाई बहन हैं जो अपने आप को इस सरकार में प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। शायद बाबू कल्याण सिंह जी नहीं होते तो कलंक का ढांचा नहीं टूट सकता था। आप इसको क्यों भूल रहे हैं? जब वो सपना साकार होता है तो ये गूंगे की गुड़ की तरह होता है। आनंद तो लिया जा सकता है लेकिन चर्चा नहीं की जा सकती। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। प्रयागराज की पावन धरा सनातन के सबसे बड़ा समागम महाकुंभ की ओर बढ़ चुका है और इसे समेटने के लिए अब आतुर भी हो चला है। महाकुंभ की तैयारी अब पूरे जोर शोर से चल रही है और अपने अंतिम रूप ले रही है। इसी बीच हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी। बहुत बहुत स्वागत है संतुलन न्यूज में आपका। नमस्कार। पहला प्रश्न हमारा ये है, चूँकि 2019 के अर्धकुंभ में आप महामंडलेश्वर बनी थी, तो 2019 के कुंभ में और 2025 के महाकुंभ में आप क्या अंतर समझ पा रही हैं व्यवस्थाओं को दृष्टिकोण से? जहाँ तक एक आध्यात्मिक धार्मिक अनुष्ठान का ये 12 साल का कुंभ है, इसके पीछे मुझे और भी पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो सन 82 से कुंभों में आ रही हूँ। पहले की व्यवस्था और 19 और इसमें व्यवस्था में बहुत धरती आसमान का फ़र्क है। आपने पिछले देखा होगा कहीं भी एक हादसा नहीं हुआ, पूरा मेला परिसर साफ और स्वच्छ रहा जी। और सौभाग्य था कि ऐसा एक देश के मुखिया नेतृत्व मिला जो भाई नरेंद्र मोदी जी ने उन स्वच्छाग्रहियों का शरण धो के पूजन किया, क्योंकि दारोमदार स्वच्छता का उन्हीं स्वच्छाग्रहियों के ऊपर है। सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, सारे अधिकारी अपने तन मन से लगे हुए हैं और ये 12 साल का कुंभ है, मुझे लग रहा है कि इस बार का 19 से भी ज़्यादा ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री जी इसका भी शुभारंभ करके गए हैं जी। अब मैं तो अभी संगम में गई तो इस बार तो बहुत सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं, पूरी व्यवस्था अच्छी तरह की, स्नान करने वालों को, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। यह एक आध्यात्मिक केंद्र बिंदु है। मुझे लग रहा है कि 4 जगह कुंभ होते हैं, उनमें से सबसे महत्व कुंभ प्रयागराज का ही होता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जहाँ नासिक पहुँचे थे वहीं यहाँ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके भी थे और ये अमृत कलश जहाँ जहाँ रखे गए 4 जगह, देवता और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ और वो कलश जहाँ जहाँ रखा गया उसको कुंभ बोला गया। कुंभ माने घट होता है। और मेरा सौभाग्य कि पिछले भी मैं थी यहाँ और इस बार भी मेरा पूरा 1 माह का कल्पवास के रूप में रहेगा। मैं पूरे देश के और देश से इतर रहने वाले भक्तों को श्रद्धापूर्वक सूचित कर रही हूँ कि आइए, विश्व का एक माननीय सर्वाधिक लोकप्रिय आध्यात्मिक धार्मिक महाकुंभ होने जा रहा है। आइए, जहाँ सरस्वती ज्ञान की देवी, भक्ति की देवी, गंगा और वैराग्य की देवी जमुना जी विराजित हों, वहाँ आकर के स्नान भी, दरस परस मुखमंजन पाना, हरहि पाप कहीं वेद पुराना। ये गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है। यहीं से पास में चित्रकूट है, इधर से पास में अयोध्या है, इधर से बनारस है। तो जो बाहर के लोग हैं उनके लिए एक तरह का उत्तर प्रदेश के ये 4 धाम एक साथ हो जाते हैं जी।
और अभी 11 तारीख से रामलला का जो वार्षिक उत्सव वो प्रारंभ होने वाला है। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं, जहाँ आंदोलन के भी साक्षी रहे, आंदोलन में भी गिलहरी की तरह भूमिका रही। और पिछले जब 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में प्रवेश किए, मुझे लग रहा है वो क्षण स्मरण करते ही पूरे के पूरे हमारे कार सेवक याद आ जाते हैं और पूरा का पूरा दृश्य याद आ जाता कि कैसे अयोध्या की गलियों में रक्त रंजन किया गया था क्रूर शासक के द्वारा। अभिनंदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, और माननीय प्रधानमंत्री जी का कि इस कुंभ को भव्यता दिव्यता प्रदान करने के लिए जहाँ निषाद राज और राम जी की एक गले लगाती हुई प्रतिमा संगमेरपुर में है, अक्षय वट को, और जहाँ सरस्वती कूप है उसका भी उद्धार किया, लेटे हनुमान जी का कॉरिडोर बनाया। ये एक तरह से आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिल सके। और मैं श्रद्धालुओं से आह्वान भी करती हूँ कि कहीं जगह ना मिले तो आपको नंदिनी गौशाला अखंड परमधाम सेक्टर 19 हर्षवर्धन रोड में आपका स्वागत है। यहाँ भी एक छोटा सा कैंप लग रहा है, तो आइए, स्वागत है आपका। संतुलन न्यूज़ की टीम पिछले कुछ दिनों से प्रयाग का भ्रमण कर रही है, तो व्यवस्थाएं तो खूब चुस्त दुरुस्त हैं, सभी कुछ अच्छे चीज़ों से अच्छे तरीक़ों से चल रही है, लेकिन जो जाम की समस्या है वहाँ पे सरकार बैकफुट पे आ जा रही है। चाहे वो जाम शहर में हो या फिर शहर के बाहर हो, दोनों जगह जाम की समस्या है। इसको लेकर क्या किया जा रहा है? देखिए, सरकार ने बाईपास बनाया है। जो मेला में आने वाले लोग हैं उनके लिए सीधे श्रृंगवेरपुर इधर होकर के मिर्जापुर रोड होकर के आ सकते हैं, और बहुत अच्छा, मैं अभी गई थी तो कोई जाम वगैरह की समस्या नहीं थी। तो मुझे आग्रह भी है कि जो मेला क्षेत्र में आने वाले लोग हैं वो सीधे बाईपास होकर के आएँ, जिससे आपको असुविधा भी ना हो, जनता को असुविधा ना हो। क्योंकि 12 का भी मैंने कुंभ में देखा है, 12 में तो मैं विधायक ही थी और ऐसा व्यक्ति यहाँ का प्रभारी था जिससे इस कुंभ से लेना देना नहीं था। लेकिन 12 के बाद जो कुंभ हुआ है, प्रयागराज का कायाकल्प हुआ है, सड़कों का कायाकल्प हुआ है, व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं, और मुझे लग रहा है कि ये महाकुंभ और अर्धकुंभ की देन है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज का कायाकल्प किया है। योगी सरकार का आदेश है कि प्रयागराज में मांस मदिरा की दुकानें जो है बंद रहेंगी, तो क्या इसे एक पायलट स्टडी के रूप में माना जाए कि इसे जो है अब अन्य शहरों में भी, जैसे कि धार्मिक शहर हो गए, अयोध्या हो गया, काशी हो गई, मथुरा हो गई, तो क्या ये जो बंदी है पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा अन्य शहरों में भी? क्या लागू किया जाना चाहिए? देखिए, लोगों को स्वेच्छा से भी नहीं लगाना चाहिए। एक धार्मिक क्षेत्र है जहाँ पुण्य की दृष्टि से लोग आते हैं, उस क्षेत्र में मांस मंदिरा की दुकानें हो, अच्छा नहीं है। मैं सीएम साहब के उस बयान का समर्थन करती हूँ। इस क्षेत्र में कहीं भी मांस मंदिरा की दुकानें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो लोग श्रद्धा से आते हैं, उपासना करने आते हैं, साधना करने आते हैं, और साधना के क्षेत्र में इस तरह का हो तो अच्छा नहीं है। पिछली बार भी कुंभ में देखा गया कि जो है पूरे कैबिनेट के साथ योगी जी संगम में डुबकी लगा रहे हैं, इस बार भी डुबकी लगा रहे हैं। और फिर देखा जाए तो अयोध्या में जैसे कि राम मंदिर का उद्घाटन था, तो वहाँ पर भी सारे कैबिनेट के साथ जो है वो उद्घाटन में पहुँचे और वहाँ पे। तो प्रश्न इसमें ये हमारा है कि क्या संदेश देना चाहती है सरकार इन सभी आयोजनों से? देखिए, आस्था का विषय है। 12 में भी सरकार थी जब कुंभ पड़ा था, लेकिन अखिलेश जी की हिम्मत नहीं पड़ी थी कुंभ में जाकर स्नान कर लें। स्नान करने प्रियंका गांधी और अखिलेश कब आए? जब 19 में योगी जी की व्यवस्था अच्छी हो गई। किसी के लिए मनाही थोड़ी है ना। लेकिन आइए, लेकिन कुछ लोग इसको भी राजनीतिक चश्मे से देखेंगे कि हम धार्मिक स्थान में पहुंचेंगे तो कुछ वोट बैंक खिसक जाएगा। मैं अभिनंदन करती हूं जहां हमारी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, संसाधन सबको उपलब्ध कराती है, लेकिन आस्था हमारी है तो आस्था के साथ हम लोग डुबकी लगाते हैं। यूँ तो कुंभ जो है धार्मिक विषय है, आस्था का विषय है, लेकिन कई बार यहाँ से राजनीतिक संदेश भी जाता है। जैसे कि 2013 में हमने देखा कि यहाँ से एक प्रधानमंत्री का नाम यहीं से गया, जैसा कि माना जाता है। तो इस बार जो फिर से पूर्ण कुंभ लगा है, तो इसमें क्या संदेश जाने वाला है? देखिए, शुद्ध रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बिंदु है,
जनता आती है और यहाँ की व्यवस्था को देख कर के स्वयं जनता समझदार है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं तो मानती हूँ कि पूरे विश्व के लोग आते हैं। इस बार लक्ष्य है कि 2019 से दूना जनता आने वाली है यहाँ। और सिर्फ ये मेला अकेले नहीं है, इस मेला के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार भी जुड़ा हुआ है। मैं आज अभी जब त्रिवेणी में गई तो देखा वहाँ जा कर के नौका में कितने लोग बैठ बैठ के स्नान कर रहे हैं। यहाँ सब्जी वाले का, रेड़ी वाले का और कुछ चीज़ें बनाने वाले का, सबको रोजगार है। ये आर्थिक भी व्यवस्था है जहाँ से लोगों को आर्थिक मजबूती होगी। जहाँ धर्म से हम लोग जुड़े हैं, यतो धर्मा ततो जया, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, ये नीति का श्लोक है। यहाँ भी उन्नति करो और अपनी पारलौकिक उन्नति करो। आपको कितने आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि राम मंदिर अब अपने मूर्त रूप में अवस्थित हो गया है और इतना भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। चूँकि ये प्रश्न और भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप जो है अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ऐसे में आपको कितने आनंद की अनुभूति हो रही है मैम? देखिए, मैं तो अपने आप को इतना कह सकती हूँ कि गिलहरी की तरह भूमिका रही थी। महत्वपूर्ण भूमिका तो बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जो इस आंदोलन को धार देने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, हमारे संत स्वरूप श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, आडवाणी जी यात्रा लेके निकले, जिसका नेतृत्व मोदी जी ने किया। 500 साल का संघर्ष, कितने लोगों ने राम के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। जब वो सपना साकार होता है तो ये गूंगे की गुड़ की तरह होता है। आनंद तो लिया जा सकता है लेकिन चर्चा नहीं की जा सकती। सनातन समस्या है कि समाधान है? क्योंकि कई अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम भाई बहन हैं जो अपने आप को इस सरकार में प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। तो सनातन समस्या है या फिर समाधान? सनातन ही समस्या है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा हमारा सनातन ही संदेश देता है। यदि अयोध्या से राम जी निकलते हैं तो निषाद को गले लगाते हैं, सबरी को गले लगाते हैं। समरसता का भी संदेशा देता है, सबको जीने के लिए रास्ता भी देता है, किसी की मनाही नहीं है। तो मुझे लगा सनातन धर्म समस्या नहीं है, समाधान है। 48 साल बाद संभल में जो है मंदिर पाया गया वहाँ पे 48 सालों बाद। तो क्या इस 48 सालों में केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं रही, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, तो जैसे कल्याण सिंह हुए, राजनाथ सिंह की सरकार रही, तो ऐसे में उस समय ऐसे मंदिरों को क्यों नहीं खोजा गया, पाया गया और इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, सरकार जब भी हमारी रही है, शायद बाबू कल्याण सिंह जी नहीं होते तो कलंक का ढांचा नहीं टूट सकता था। आप इसको क्यों बोल रहे हैं? भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है तो ढांचा गिरने के बाद ही हुआ है। तो आप ये ना कहिए कि मंदिर की खोज नहीं हुई। यदि बाबू कल्याण सिंह जी नहीं होते, सत्ता का लोभ होता, कुर्सी का लोभ होता, तो ढांचा नहीं गिर पाता। संभल की घटना को आप किस रूप में देखती हैं? ये धार्मिक उन्माद कब थमेगा? देखिए, धार्मिक उन्माद नहीं है, इसको उन्माद नहीं कह सकते। कोर्ट के न्यायालय के आधार पर वहाँ सर्वे टीम गई थी और कुछ कट्टरपंथियों ने पत्थरबाजी की, और मैंने तो चैनल के माध्यम से ही देखा कि वहाँ पाकिस्तानी खोखा भी मिले हैं। ये सुनियोजित तरीके से जांच करने वाली टीम के ऊपर पत्थरबाजी करने का था। योगी जी की सरकार प्रदेश में थी, मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व आपको मिला और आप स्वयं मंत्री रहीं और 2 बार सांसद रहीं। इसके बावजूद, इतने अच्छे कार्यों करने के बावजूद फतेहपुर की जनता ने आपको क्यों नकार दिया? देखिए, तो जनता प्रजातांत्रिक देश है, उसमें मैं जनता को नहीं कहता। जनता ने यदि नकारा होता तो 4,67,000 वोट नहीं मिलता मुझे। कुछ स्वार्थी लोग होते हैं हर समाज में, हर पार्टी में, हर दल में होते हैं। यदि मैं फतेहपुर की बात करूं तो वह फतेहपुर ने प्रधानमंत्री तक दिया, क्योंकि वहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं थी, एक्सरे मशीन तक नहीं थी। आज डायलिसिस मशीन से लेकर के सीटी स्कैन मशीन से लेकर के मेडिकल में सीधे ओपीडी शुरू हो गई, केंद्रीय विद्यालय हो गया, पाइपलाइन से गैस शुरू हो गई। आप सीवर लाइन जो बीपी सिंह नहीं ला पाए थे वो ला करके हमने दिया। आज फतेहपुर में आप जाएंगे तो रेलवे स्टेशन को देखेंगे कि दिल्ली है कि ये फतेहपुर है। जो बरसों बाद फतेहपुर के लोग ही स्टेशन में उतर रहे हैं तो उनको लगता है कि ये फतेहपुर है कि हम कहूँ और जगह आ गए। तो काम किया है।
जनता अपनी इच्छा है जनता की, मैं उसका भी स्वागत करती हूँ। आप एक महिला हैं और एक साध्वी भी हैं, ऐसे में और पूर्व में सदन की सदस्य भी रही हैं। ऐसे में जो राहुल गांधी पर एक महिला सांसद द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरी प्रतिक्रिया ये है, संवैधानिक तरीके से विरोध होना चाहिए। जहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग उस दिन विरोध कर रहे थे, हम लोग भी निकलते रहे। जब कांग्रेस विपक्ष विरोध करता तो हम साइड होकर के निकल जाते थे। विरोध करने वालों के बीच से निकलने का मतलब तानाशाह। और मुझे लग रहा है कि उस समय राहुल गांधी को अपनी दादी याद आ गई होगी कि दादी ने तानाशाह किया था, पूरे भारत को जेल बना दिया था। तो मैं तो कह सकती हूँ कि राहुल गांधी ने सुनियोजित तरीके से किया है। हमारे संत भी घायल हुए, महिला को धक्का मारा है, ये अच्छा नहीं है प्रजातांत्रिक देश के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई के समर्थन में आई हैं और उनका ये कहना है कि मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया और ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। तो वो उन्होंने तो अपनी दादी को भी नकारेंगी ना। पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी दादी का चिट्ठा तो खोलना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जो चिट्ठा खोला है संविधान को लेकर के, इससे विपक्ष बौखलाया हुआ, जनता के सामने पूरे मुद्दे आ चुके हैं कि कब कब डॉक्टर अंबेडकर साहब को इन्होंने नकारा, कब कब इनको हराया। भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी, तब सेंट्रल हॉल में उनको चित्र लगा जगह मिली। पंचतीर्थ के नाम से किसी ने उनका सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। तो उस दिन का जो माननीय पीएम साहब का भाषण था, उससे विपक्ष एकदम खोखला हो चुका है। झूठा अफवाद फैला करके इस 24 के चुनाव में जो उन्होंने संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, मेरी हार इसके कारण भी हुई है। अच्छा। गुमराह किया जनता को। अब जनता बार बार गुमराह नहीं होती। यदि गुमराह होती तो हरियाणा में नहीं सरकार बनती। उससे 14 से भी ज़्यादा सीटें लेकर के, महाराष्ट्र में पहले से भी ज़्यादा सीटें लेकर के आए। तब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सत्ता में आई तो उसके बाद एक मंत्रालय का गठन किया गया जिसका नाम था नमामि गंगे, और उसके माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई, और अभी तक न गंगा साफ हुई हैं, न वो उस धनराशि का पैसा अभी तक खर्च हुआ है। मुझे लग रहा है कि आप गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक देखेंगे तो गंगा के किनारे और गंगा के जो सीवर लाइन वगैरह का, जैसे मेरे यहाँ सीवर लाइन पास हुई है तो उसका ट्रीटमेंट सेंटर बन रहा है। कानपुर में बिल्कुल गंदा पानी नहीं जा रहा है। और पहले आप यदि संगम में आते रहे होंगे तो पहले देखा होगा आपके संगम में अंतर दिखाई पड़ रहा है आपको। बरसों बाद जब पुरानी सरकारों को, ब्रिटिश सरकार के समय से भी फैक्ट्रियाँ लगती रहीं, उसी समय से गंगा जी में गंदा पानी नहीं जाना चाहिए, ये व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर बहुत काम किया है। मेरे यहाँ की ले लीजिए, जीर्ण शीर्ण घाट पड़े थे, 5 घाट बने 5-5 करोड़ के। ऐसे पूरी गंगा जी के किनारे लोगों को सुविधा दी जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि 70 साल का बिगड़ा हुआ माहौल 10 साल में तो अभी बहुत काम हुआ है। 10 साल से ज़्यादा अभी आपको और समय लगेगा। काम हुआ, बहुत काम हुआ है। अभी समय लोगों को घर नहीं था, नारे सुने गए थे, घर देंगे, गरीबी दूर करेंगे, लेकिन वो गरीबी और घर देने का काम मोदी जी ने किया आया करके। महाराष्ट्र चुनाव के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा सदन में बोली कि अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होता तो हम लोग जीत गए होते हैं। झारखंड में क्या हुआ है, उत्तराखंड में क्या हुआ है, हिमाचल में क्या हुआ है, कर्नाटक में क्या हुआ है। जहाँ अभी 24 का ले लीजिए, 24 में जीते तो ईवीएम भूल गए, जहाँ हारते हैं वहाँ ईवीएम दिखाई पड़ता है। तो जीत के लड्डू खाओ तो हार के भी लड्डू स्वीकार करो। अब जलेबी बना रहे थे हरियाणा में, नहीं आ पाई तो क्या कर रहे, जनता ने नकार दिया। सन्यासी जीवन जहाँ शांतप्रिय होना चाहिए, ऐसे में देखा जाए, चाहे आप हों, चाहे साध्वी महाराज हों, चाहे प्रज्ञा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी को ले लिया जाए, और इनके भी अभी कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे राजनीति में इस्तेमाल किए गए, कठोर शब्द, और उनकी भाषा भी कड़वी थी। तो और ऐसे में आप बुंदेलखंड से आ जाती हैं, और बुंदेलखंड की भाषा कई बार आपको विवादित घेरे में ला देती है। तो ऐसे में इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा शास्त्र भी कहता है संघे शक्ति कलह योगे, यानी किसी जाति मजहब के लिए तो योगी जी ने नहीं कहा कटोगे तो बटोगे,
और ये बात निश्चित है, जो क्षेत्र हमारे से जहाँ से हिंदू घटा वही हिस्सा कटा। 370 धारा ना खत्म हुई होती तो क्या हाल थे कश्मीर के। तो कल्पना करिए, हम किसी को मारते नहीं हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हिंदू कम होता जा रहा है वहीं वहीं कुचले जा रहे हैं हिंदू। तो साधु संत शांत होता है, समुद्र बहुत शांत होता है, लेकिन जब अपना तूफान आता है तो फिर अपना रूप भी दिखाता है। कथा वाचन से आपने अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की थी, अभी आपकी कथाएं नहीं लग रही हैं। नहीं, कथाएं होती हैं अभी नवंबर में, कि यहाँ भी करूँगी 23 तारीख से। कथाएं अभी वो आपके तो मेरा मूल धन है, उसको मैं नहीं छोड़ सकती। तो आपके साधक आप मैंने आपको एक श्लोक बोला ना, यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि। जितनी आध्यात्मिक यात्रा करोगे उतनी पारलौकिक लौकिक यात्रा भी होगी। 1982 में आपने 14 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। एक सफ़ेद धोती और जूते का किस्सा है, सुनना चाहेंगे हम आपसे। हाँ, वो तो घटना बहुत द्रवित करने वाली है। और मैं तो एक ऐसे परिवार से आती हूँ कि पार्लियामेंट की स्पीच आपने सुनी होगी बहुत, लेकिन हाँ, मेरे पिता ईमानदार थे, बेईमान नहीं थे, गरीब जरूर थे। और जब मैं निकली हूँ तो मेरे बाबा 4 धाम की यात्रा करके आए थे पैदल 92 की साल में। और जब मैं निकली हूँ नौका में बैठ कर के मुझे जूते दिए, अपनी धोती दी, वो धोती पहन के घर से निकली थी, सफ़ेद धोती। और वो मेरे बाबा का, मेरे गुरुदेव का वो आशीर्वाद आज संसद। मेरे पिता भी राजनीति नहीं जानते थे, गांव में कोई राजनीति नहीं जानता था, हम भी नहीं जानते थे, लेकिन वही कृपा, वही आशीर्वाद पार्लियामेंट तक और सरकार में काम करने का अवसर दिया। अध्यात्म जगत में आप 14 वर्ष की आयु में आई, तो इसके बाद फिर राजनीति में क्यों उतरना पड़ा आपको? देखिए, बद्रीनारायण से पत्थर टूटता है, इधर ठोकर लगती है, उधर ठोकर लगती है, ठोकर खाते खाते हरिद्वार में शंकर बन जाता है। तो हम लोग भी काम करते करते हमें पता ही नहीं चला कि हम राजनीति में कब पहुंच गए। आध्यात्मिक बुलंदी और राजनीतिक बुलंदी दोनों को लगभग आपने छू लिया है। ऐसे में अगर आपको कहा जाए किसी एक को छोड़ने के लिए, या तो अध्यात्म छोड़ दीजिए या फिर राजनीति छोड़ दीजिए, आप किसे छोड़ेंगे? किसी नहीं छोड़ूंगी। जब तक जिंदगी है तब तक देश के लिए काम करती रहूंगी। और अध्यात्म ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयु न परा, ये शंकराचार्य का अध्यात्म है, उसको तो जीती हूँ मैं उसको। हमारी टीम जब रिसर्च कर रही थी आपके बारे में, तो आपकी संघर्षों की कहानी सुन करके भावुक हो गए कि आप तीसरे प्रयास में आप संसद में, तीसरे प्रयास में आप विधायक बनी, उसके बाद आप संसद भी गई। अब आपकी क्या चाह है? मेरे कोई चाह नहीं है, कभी चाह नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो शान के साथ। जो आगे मिलता जाता है उसको देखते जाते हैं बस। अब आप अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ देख रही हैं? प्रदेश की राजनीति में या फिर केंद्र की राजनीति में? क्योंकि कई बार ये देखा जा रहा है, अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि संत महात्मा जो हैं विधायक के पद पे शोभित हो गए हैं, संसद के पद पे बतौर संसद पद पे सुशोभित हो गए हैं, मंत्री भी बन गए हैं, लेकिन कोई संवैधानिक पद पर अभी तक कोई विराजमान नहीं हुआ है। तो क्या ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि निरंजन ज्योति राज्यपाल होने वाली हैं? तो क्या मैं अभी इस वक्त भविष्य के किसी राज्य के राज्यपाल से बात कर रहा हूँ? देखिए, मिट्टी का भविष्य मिट्टी नहीं जानती है, ठीक है ना। वो कुंभकार क्या बनाएगा, घड़ा बनाएगा, सुराही बनाएगा, वो उसके हाथ में होता। मैंने कभी कोई चीज़ चाहा नहीं, मैंने पहले कह दिया, कभी नहीं चाहा कि मैं सांसद बनूंगी, विधायक बनूंगी, टिकट मिला, कभी नहीं चाहा। पार्टी की एक मैं छोटी सी सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी में। अंत में हम चाहेंगे कि आप जो है हमारे दर्शकों को अपना एक प्रिय जो गीत है वो थोड़ा गुनगुना दीजिए। आइए, मेरा बहुत प्यारा गीत है और शायद विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक गूंजा है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई रिश्ता है तभी तो आप यहाँ आए।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ साध्वी निरंजन ज्योति जी।